मुसलमानों की कहानी बताने के लिए अगर 10 मिनट काफ़ी होते, पर मैं संक्षिप्त में उसको 10 मिनट में रखने की कोशिश करूँगा। साथियों, आज जो हम एक ईसाई समुदाय को हमने छोड़ दिया है और मैं उनको भी साथ में लेने की कोशिश करूँगा इस जो बताने वाला हूँ उसमें। सावरकर ने सबसे पहले हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए कहा, पितृभूमि और पुण्य भूमि की शर्त रखी कि जो जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि सिंधु नदी से अरब सागर तक की भूमि है वो हिंदू है। इसलिए उसे भारत में जो धर्म है उनको दो में बांटा, इंडिक रिलीजन्स, भारतीय रिलीजन, हिंदू रेस और जो बाहर से आए ईसाई मुसलमान। उनको अपनी व्याख्या में 1923 में ही, हालांकि उसकी नींव बहुत पहले रखी गई थी, सावरकर ने उसको रेखांकित किया, लिखा उसके बारे में। और ईसाई, खास करके ईसाई और इस्लाम को फॉरेन धर्म कहा और उन पर ये हल्ला। इसमें न इस्लाम का कोई दोष था न मुसलमानों का कोई दोष था। इनको खाली एक ऑब्जेक्टिव हासिल करना था और वो ऑब्जेक्टिव है कि हिंदुओं की कास्ट सिस्टम बरकरार रखते हुए यूनिटी बनाना, और उस यूनिटी बनाने के लिए उनको दुश्मन जरूरी था। वो दुश्मन अंग्रेज उनके लिए नहीं था, ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अंग्रेज से माफी मांग चुके थे। तो उन्होंने देश के अंदर दुश्मन खोजा और इस आधार पर ईसाई और मुसलमान दोनों ही समुदाय को उन्होंने दुश्मन बनाया और फिर उसके खिलाफ प्रचार। अच्छा, प्रचार करने से लोग सुनेंगे नहीं। हम भी बहुत प्रचार करते हैं, बहुत कम असर होता है, कम से कम मेरा। तो उसके लिए कृति जरूरी है, और वो कृति थी हिंसा। दंगे करो और फिर उनके बारे में गलत फहमियां फैलाओ। ये उनका एक हथियार रहा है। उनके ऑर्गेनाइजेशन आप सिस्टमैटिकली देखेंगे तो व्यवस्थित रूप से दंगे करना, उनके खिलाफ प्रचार करना, उनका डर बिठाना और फिर अगला बड़ा दंगा करना, पहले वाले दंगे से बड़ा दंगा, और अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना, अपना राजनीतिक संगठन फैलाना। बस कुछ इसी तरीके से वो ऑर्गेनाइज करते चले गए, जिसमें हिंसा, डर, हिंदुओं के मन में डर बिठाना अल्पसंख्यकों के बारे में, ये एक बहुत बड़ा हथियार था। संगठन बनाने में माहिर, लेकिन संगठन बनाने के लिए जो आइडियोलॉजी चाहिए, नफरत चाहिए, डर चाहिए, वो कुछ इस तरीके से वो काम करते चले गए। और इसका नतीजा ये है कि स्टीवन विल्किंसन अपनी किताब में लिखते हैं, और हम लोग, हमारा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म भी दंगों का मुआयना करता है, मॉनिटरिंग करता है, और उस मॉनिटरिंग के ज़रिए हम लोगों ने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं, स्वतंत्र भारत में 1950 के बाद, पहले के छोड़ दे, मैं पार्टीशन के पहलों की दंगों की बात नहीं कर रहा, तब भी बहुत हुए, लेकिन स्वतंत्र भारत में 40,000 कैजुअल्टीज हुई। 40,000, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर 1950 से अब तक के अगर आंकड़े हम लें तो, जिसमें 3 बड़े पोग्राम्स, एंटी सिख पोग्राम जो दिल्ली में 1984 में हुआ, एंटी क्रिश्चियन पोग्राम जो कंधमाल में 2008 में हुआ, जिसमें 70 के करीब लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बेघर हुए, जो आज तक अपने वहाँ पुनर्स्थापित नहीं हो सकते, अपने घरों में अपनी खेती करने के लिए नहीं जा सकते। और ये दंगा गांव में हुआ और महीने भर तक चलता रहा,
और ये सरकार के एक भाग। हम दंगों के फेस देखेंगे 10 ही मिनट में, बहुत फटाफट हमको दंगे के अलग अलग फेस देखने पड़ेंगे। लेकिन ये दंगों का विकास कैसे हुआ और ये कैसे अपना राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते गए अलग अलग फेज में, तो मैं खाली फेज का उल्लेख कर सकता हूँ कि दंगों का थोड़ा बहुत इतिहास बताने के लिए। लेकिन दंगों के इतिहास से ज़्यादा और दूसरी बातें भी बतानी है। समय रहा तो उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन हमें वो सब जानना ज़रूरी है। 50 से 60 तक, 1950 तक पार्टीशन के दंगे हम मानते हैं चलते रहे, उसका प्रभाव चलता रहा। 47 में ख़त्म नहीं हो गया, कुछ उसके प्रभाव उसके बाद भी चलता है। सेटलमेंट, रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, पुनर्स्थापना करना कैंपों से वगैरह वगैरह, वो करीब 50 तक चलता रहा, जिसको हम कह सकते हैं कि पार्टीशन से जुड़े हुए दंगे थे और उसका एक प्रभाव था। 50 से 60 तक दंगे नहीं हुए, शांति थी, नेहरूवियन ईरा हम उसको कह सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला दंगा 1961 में जबलपुर में हुआ। और हम देखते हैं कि 61 से 70 फिर धीरे धीरे दंगे चलते हैं। 64 में राउरकेला में हुआ, जमशेदपुर में हुआ, और ये बांग्लादेश में दंगा हुआ और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इस अफवाह को लेकर यहाँ दंगे हुए 64 में। लेकिन जल्दी काबू में आ गए क्योंकि इनके पास इतना बड़ा संगठन नहीं था दंगे करने के लिए। और लेकिन जहाँ दंगा हुआ वहाँ इनके संगठन बने, इनकी पार्टी बनी, इनका राजनीतिक संगठन बना, और फिर इनके एमएलएज वगैरह खड़े हुए और वो प्रचार करते गए। 60 ईस्ट में जो दंगे हुए, क्योंकि वो बांग्लादेश के प्रभाव के थे, फिर हम देखते हैं कि दंगों का थिएटर 69-70 में वेस्ट में आता है, पश्चिम भारत में आता है। अहमदाबाद 69 का अपना बहुत बड़ा दंगा था। 70 में भिवंडी, जलगांव और महाड, ये इन 3 शहरों में दंगा हुआ। कहीं मैं खाली जाते एक टिप्पणी करता चलूँगा कि कहीं कांग्रेस का बिखराव 69 में, और इस बिखराव से ये दंगे जुड़े हुए थे। इसका एडवांटेज लेकर, इसका मौके का फ़ायदा उठाकर इन्होंने ये 2 बड़े दंगे किए। 71 में बांग्लादेश का वॉर हुआ। 71 से 80 तक फिर हमें रिलेटिव पीस मिलता है, कोई बड़े दंगे नहीं होते, छुटपुट छोटे मोटे दंगे चलते रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा दंगा नहीं होता 80 तक। 80 के बाद और ख़ास करके 86 के बाद, 80 के पूरे दायके में हर साल कहीं ना कहीं बड़े दंगे हुए हैं। उत्तर भारत में मीरठ, मुरादाबाद, मलियाना, अलीगढ़, और थोड़ा बहुत इसके लिए मुस्लिम सांप्रदायिक विचार भी इसके लिए थोड़े दोषी हैं, जिसको हमें कबूल करना पड़ेगा। उनकी भी भूमिका है। मैं डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ कि उनकी भूमिका कैसे थी, लेकिन इसको नज़रअंदाज करके नहीं चलेगा, क्योंकि हम सिर्फ एक पार्टी को कहेंगे तो हम लोगों को लगता है कि ये तो हिंदू विरोधी है। हम हिंदू विरोधी नहीं है, मुस्लिम विरोधी नहीं है, या किसी पक्ष में नहीं है। हम सिर्फ दंगों का अध्ययन कर रहे हैं और दंगों का परिणाम क्या हुआ वो देख रहे हैं। फिर 80 के दंगे, 92 तक का एक फेज, 60s के लेट 60s में ये संयुक्त विधायक दल के नाम पर कहीं सरकार में आए, खास करके बिहार में, उत्तर भारत में। और जहाँ भी संयुक्त विधायक दल की सरकार थी वहाँ दंगे हुए, क्योंकि अब ये सरकार में थे। और तब के दंगे पहले के दंगों से और ज़्यादा बड़े थे।
और इनका संगठन जहाँ जहाँ दंगे हुए, जैसे मैंने पहले बताया, वैसे बढ़ते गए। 92 तक इनका ये दंगा चलता रहा। कहीं कहीं जनता पार्टी के साथ वो सरकार में थे, जनता पार्टी के साथ भागीदारी में थे, उसका फ़ायदा उठाया। जहाँ जहाँ राज्य में सरकार थी वहाँ होम मिनिस्ट्री लेने की कोशिश करते, एजुकेशन मिनिस्ट्री लेने की कोशिश करते और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री लेने की कोशिश करते। और एजुकेशन के द्वारा सांप्रदायिकता फैलाना, इंफॉर्मेशन यानी मीडिया पर कंट्रोल, और हो सके तो होम मिनिस्ट्री, अगर उनका राजनीतिक प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री सब लोग चाहते हैं। 92 के बाद 2014 तक के जो दंगे हैं वो अब पहले के दंगों के मुकाबले दो फर्क नज़र आता है। 80 के बाद के जो दंगे हैं एक गांव में फैलने लगते हैं। भागलपुर का जो दंगा हुआ 1989 का, वो गांव में फैला और गांव के लोग शामिल होते हैं दंगों में। दूसरा, 92 के बाद जो दंगे होते हैं, 92 से 2014 तक के जो दंगे होते हैं, वो बड़े पैमाने पर, और पहले क्या होता था कि दंगे एक शहर में होता था। अब एक ही मुद्दे पर एक ही साथ 3-4 राज्यों में एक साथ हो सकता है। 92 के बाद के दंगे जो है, हमें दिखता है कि वो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में एक साथ हुए, उसके पर एक ही इशू पर, और वो बाबरी मस्जिद का इशू, एक ही इशू पर। क्योंकि अब हमें दिखता है कि उनका राजनीतिक फैलाव बढ़ गया है। समय नहीं है, इसलिए मैं क्विकली 2014 के बाद आता हूँ। 2014 के बाद पैटर्न बदलता है दंगों का, और अब उनको बड़े दंगे नहीं चाहिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अशांति नहीं चाहिए, यानी बड़े पैमाने पर अशांति नहीं चाहिए। तो अब दंगों का स्वरूप बदल गया है। दंगे हो रहे हैं लेकिन स्वरूप बदल गया है, और ये स्वरूप जो है कि एक छुटपुट छोटे छोटे दंगे होते हैं, बड़ा प्लानिंग नहीं करना पड़ता है इनको। पहले जो 69 का अहमदाबाद का दंगा हुआ, 84-85 का अहमदाबाद का दंगा हुआ, मुंबई का जो दंगा हुआ, उसमें व्यापक प्लानिंग करना पड़ता है। आपको एरिया का सर्वे करना पड़ता है, हिंदू घर कौन से हैं, मुसलमान घर कैसे हैं, कौन से हैं, इलेक्टोरल रोल्स लेके घूमना पड़ता है, साधन सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है, वो स्पार्क ढूंढना पड़ता है, ट्रिगर जिस पर वो दंगा होगा वगैरह, वो ढूंढना पड़ता है। बड़े पैमाने पर प्लानिंग करनी पड़ती है। और इन दंगों में ये रहा कि कभी किसी को सजा नहीं, शिक्षा नहीं, कभी दंगे करने वाले को कभी सजा नहीं है, और इनकी हिम्मत और दंगे करने की कैपेसिटी बढ़ता गया। अब 2014 के बाद दो बातें हो रही है। अब प्लानिंग नहीं करना पड़ता उनको, अब दंगा शुरू करना पड़ता बस। जैसे इंदौर, उज्जैन और मंदसौर का दंगा हम देखने गए, उसका फैक्ट फाइंडिंग करने गए, तो वहाँ बस 20-30 लोग रैली निकाले, 2-4 मुसलमानों को गाली दे, उतने टाइम तक गाली दे कि कोई रिएक्शन ना हो, और प्रतिक्रिया जहाँ हुई वहाँ राज्य फिर दंगा करने के लिए पहुँच जाएगा। राज्य, मैं जिम्मेदारी से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले केडर्स करते थे। इंदौर में ये हुआ, उज्जैन और इंदौर के दंगों में, कि वो 25 दिसंबर को उन्होंने रैली निकाली, गालियां दी, एक हाथ पत्थर आया, और फिर मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ये स्टेटमेंट देते हैं कि जहां से पत्थर आएंगे वहीं से वो निकाले जाएंगे, और दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच गए उन घरों को तोड़ने के लिए जिन घरों से पत्थर आए। उज्जैन में तो, उज्जैन की कहानी तो बहुत अजीब है। पत्थर फेंके गए थे मुसलमानों के द्वारा, एक मुस्लिम औरत ने पत्थर फेंके थे किसी घर से, वो वहां भाड़ुतरी थी हिंदू के घर की, तो बुलडोजर पहुंचा हिंदू का घर तोड़ने के लिए, पता चला ये हिंदू का घर है, तो बाजू का मुसलमान का घर तोड़ दिया, क्योंकि हिंदू का घर नहीं तोड़ सकते। ये इस स्थिति में दंगे, और तो अब राज्य व्यवस्था दंगे कर रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है,
और मॉब लिंचिंग के द्वारा गाय और इस सवाल पर अब ज़्यादा गांव में इसका पहले दंगे शहरों में ज़्यादा होते थे, गांव में कम होते थे, अब गांव में ज़्यादा हो रहे हैं, और क्योंकि उनको अपनी पैठ गांव तक फैलानी है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? ईसाई का प्रेयर्स डिस्टर्ब करना, ये कन्वर्जन कर रहे हैं, इनकी स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह सब डिस्टर्ब करना, वहाँ कंसेशन मांगना, ये अभी ये एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करने लगे हैं चीज़ों को, कंसेशंस, यानी जो हिंदुत्व के कैडर्स हैं वो कहते हैं हमको इतना पैसा दो, तब नहीं तो हम आपकी स्कूल के खिलाफ लड़ेंगे, यहाँ कन्वर्जन करते हैं वगैरह, इस तरीके का। मुसलमानों की आर्थिक स्थिति के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हम सबको पता है क्योंकि समय नहीं है, वरना इन हिंसा के चलते दो चीज़ें हो रही हैं। एक, उनके बारे में गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है कि वो 4 शादी करते हैं, 25 बच्चे, एंटी नेशनल है पाकिस्तान। सुबह हमें आमिर भाई ने कहा कि उनको कहा जाता है कि बार बार पाकिस्तान जाओ, आप पाकिस्तान के नागरिक हो, आपके लिए पाकिस्तान बना दिया, एंटी नेशनल, टेररिस्ट वगैरह वगैरह, इस प्रकार का कहीं ये प्रचार घर करने लग गया है। और नेगेटिव प्रचार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि लोग अभी, भारत के लोग भारत को लोकतांत्रिक देश और सबको नागरिक के तौर पर नहीं देखते। ये नागरिक नहीं है, न हिंदू नागरिक है, न मुसलमान नागरिक है, वो एक कम्युनिटी के मेंबर है। कुछ ऐसी मेंटालिटी पॉपुलर लेवल पर हो गई है। मुसलमान को नेगेटिव देखे या ना देखे, टेररिस्ट ना भी देखे, तो भी सारे मुसलमान एक है और एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी नहीं। हिंदू एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है और भारत देश ये नागरिकों का देश नहीं है, नागरिकों का लोकतंत्र नहीं है, पर इट इज फेडरेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज। और राज्य व्यवस्था अब इन कम्युनिटीज के जो नियम और कानून है वो कानून लागू करेगी, और उसमें भी हिंदू कम्युनिटी के कानून लागू करेगी, लोकतांत्रिक कानून नहीं। अब वो समता वगैरह नहीं। इसके चलते मुसलमानों को दुय्यम नागरिक बनाने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉज, जो गैर संविधानिक भी है, सिटीजनशिप लॉज, लव जिहाद लॉज, एंटी काउ स्लॉटर कानून, जो गैर संविधानिक भी है और लोकतंत्र की सारी कल्पनाओं के परे है, क्योंकि हम अब सबको कम्युनिटीज़ के तौर पर देखने लग गए हैं। फाइनली मैं ये कहूँगा कि हम कहाँ गलती करते हैं, सेक्युलर फोर्सेस कहाँ गलती करते हैं। एक फॉर्मुलेशन आया, क्योंकि ये कहे बिना मैं ख़त्म नहीं कर सकता और ख़त्म करना चाह रहा हूँ। एक फॉर्मुलेशन आया, नेहरूवियन फॉर्मुलेशन, कि माइनॉरिटीज़ का कम्युनलिज्म इज़ लेसर इविल, और ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ी गलती है। कम्युनलिज्म के कलर अलग अलग हो सकते हैं, छोटा बड़ा नहीं होता, एक ज़्यादा खतरनाक और दूसरा कम खतरनाक। ऐसा अगर हम इन खेमों में सेक्युलर्स ने बांटा और हम फिर मुस्लिम कम्युनलिज्म को नज़रअंदाज करने लगे, तो शरिया का डिफेंस, उसमें मुस्लिम महिलाओं की स्थिति वगैरह वगैरह हम बोलते तो थे, लेकिन उस कन्विक्शन से, उस इंटेंसिटी से, उस शिद्दत से नहीं बोलते थे जिस शिद्दत से हम हिंदू कम्युनलिज्म को कंडेम करते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं लोकमानस में सेक्युलर लोग एक गाली बन गए, और वो हमको एक गाली बनाने में वो सफल रहे लोकमानस में। तो ये हमको ये फॉर्मुलेशन, और हम भी हिंदू मुस्लिम इस तरीके से ना सोचें। हमारे संवैधानिक वैल्यूज़ है समता सबके लिए, सामाजिक न्याय सबके लिए, और सेक्युलरिज्म के साथ साथ हमारी जो धर्म के खिलाफ नफरत है उसको भी समझना पड़ेगा, धर्म की ज़रूरत को समझना पड़ेगा। और इसलिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन
धर्म स्वतंत्रता के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा, और सारी धार्मिक स्वतंत्रताओं के लिए। हिंदू कम्युनिटी बहुत डाइवर्स है, जितनी डाइवर्स हिंदू कम्युनिटी है, जितनी विविधता हिंदू कम्युनिटी में है, उतनी ही विविधता 2.3% ईसाई कम्युनिटी में भी है, उतनी ही विविधता मुस्लिम कम्युनिटी में भी है। हिंदुत्व क्या कर रहा है, हम सबको एक होमोजिनस कम्युनिटी बना रहा है हमारी सोच में, हमारे मन में, ताकि उनकी राजनीति चल सके। हिंदू हिंदू को वोट दे, मुसलमान मुसलमान को वोट दे, ईसाई ईसाई को वोट दे, वगैरह वगैरह। तो हमको सांप्रदायिकता से लड़ना, संविधान के लिए लड़ना, यानी हमको भारत के लोगों को फिर से नागरिक बनाना है, किसी समुदाय के मेंबर नहीं। वो अपनी धर्म स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो एक समुदाय के मेंबर नहीं है, वो भारत के नागरिक है। धन्यवाद, थैंक यू।